हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम लोग स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सभी के लिए है, जो कि आपका सेक्स सब्जेक्ट है। इससे हमारे सेमेस्टर 1 में यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हैं जिनके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एकलव्य स्नातक 1 के नाम से जॉइन कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, आप इज़िली उसको जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको आपका कंटेंट बता देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो कंटेंट है वो क्या-क्या है। तो आपके पास टोटल 3 यूनिट्स हैं, जो कि बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर जिनके पास भी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट है, उनके लिए है। और इसमें आपको 3 यूनिट्स पर गौर करना है। यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनिट 2 में हम देखेंगे रीडिंग स्किल्स एंड यूनिट 3 में हम देखेंगे राइटिंग स्किल्स। और लास्टली हमें प्रैक्टिस के लिए हमारे पास प्रैक्टिस सेशंस के लिए हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स है जिसको हम देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को, थॉट्स को, इमोशंस को एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का जब साझा करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज यूज टू मीन एनी एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन, इमोशन एंड फीलिंग्स आर कन्वे फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसको हम बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिवाइड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो हमारा लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर जो है उससे आया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना। ओके, और इट इज ऑल्सो थॉट दैट द लेटिन वर्ड कम्युनिज विच मीन्स कॉमननेस इज अनदर रूट वर्ड फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो कम्युनिज है ये एक अनदर रूट वर्ड है जहां से हमारा कम्युनिकेशन आया है। ओके, जिसका मतलब होता है यहाँ पे कॉमननेस। Next, generally, we define communication as the process of transfer of information between two sources with the information being understood by both. Basically, generally क्या होता है communication में, ये दो लोगों के बीच में प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को दो सोर्स के बीच में शेयर किया जाता है और दोनों के द्वारा उसको समझा जाता है, अंडरस्टूड बाय बोथ। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आप कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जब कम्युनिकेशन को पूरा करना है या फिर फॉर कम्युनिकेशन, तो 2 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास। पहला होता है हमारा अ सिंबॉलिक सिस्टम मस्ट बी शेयर्ड बाय द पीपल इन्वॉल्व्ड। मतलब जो भी पीपल इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, उनके बीच में जो सिंबॉलिक सिस्टम होता है, वो ज़रूर शेयर होना चाहिए। और दूसरा, द एसोसिएशन बिटवीन द सिंबल्स एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर्ड। उनका जो रेफरेंस है, उनके जो सिंबल्स हैं, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रहा है, उनके बीच में जितने भी सिंबल हैं, रेफरेंस है, वो भी मस्ट शेयर होने चाहिए, ठीक है? और जब हम फेयरिंग की बात देखते हैं, जब फेयरिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो वो बताते हैं इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। फेयरिंग के अनुसार ये एक टू वे प्रोसेस है जो 2 लोगों के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है या एक ग्रुप के बीच में हो सकता है। पर जब हम फेयरिंग की बात करते हैं, फेयरिंग के अनुसार ये एक टू वे प्रोसेस है। which cannot be adequately understood in terms of simple engineering or mechanical analogies। इसको बेसिकली इंजीनियरिंग, आपको इसको समझने के लिए कोई भी इंजीनियरिंग स्किल या मैकेनिकल एनालॉजी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस, ये टू वे प्रोसेस है, एक के द्वारा भेजा गया और एक के द्वारा लिया गया, राइट? तो ये एक तरह से टू वे प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये फेयरिंग का कहना है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमें ये बताना है। तो जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली टू इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारा सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो सेंडर होता है उसके पास कोई आइडिया होता है, कोई थॉट्स होता है या कुछ उसको बताना होता है, या आइडिया थॉट्स कुछ भी हो सकता है। तो वो जब उसको सेंडर जो है वो शेयर करता है रिसीवर के साथ, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर उसको समझता है, और फिर यही जो प्रोसेस है वो होता है, जिसके बाद कम्युनिकेशन होता है। किसी के पास आइडिया आया तो वो सेंडर था, उसने मैसेज को भेजा, सामने से किसी ने उसको रिसीव किया, समझा क्या कहने का मतलब है, वहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, फिर उसको जो है फीडबैक दिया, रिप्लाई किया।
राइट। तो इस दौरान ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने बताया। और जो सेंडर होता है उसके पास कोई आइडिया होता है, कोई थॉट्स होता है, ठीक है। और चाहे वो ही हो या शी, ही इनकोड्स द मैसेज इन लैंग्वेज एंड सेंड द मैसेज यूजिंग अ पर्टिकुलर मीडिया। उनके पास जो भी थॉट्स होता है, जो भी मैसेज होता है, वो किसी लैंग्वेज में किसी भी पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास भेजते हैं, ठीक है। फिर रिसीवर्स ट्राई टू डिकोड सो दैट ही शी कंप्रहेंड्स व्हाट द इनकोडर मीन्स, ताकि वो समझ सके कि इनकोडर का मतलब क्या है। इनकोडर के पास जो आइडिया या थॉट्स है या जो भी उसने मैसेज किया है, वो उसका कहने का क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। इफ द इनकोडर एंड डिकोडर, जब इनकोडर और डिकोडर मतलब जिसने मैसेज भेजा, जिसको मैसेज मिला, दोनों ने जब सेम सिंबल्स भेजे, सेम बेसिस इनकोडिंग हुई, जो डिकोडिंग और इकोडिंग की जो साउंड्स और सिंबल्स होते हैं, अगर दोनों ने सेम भेजा है, तब तो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सीड हुआ। अदरवाइज जो कम्युनिकेशन है वो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस लाइन में यही बताया गया है, if the encoder and decoder shares the same basis of encoding and decoding the sound and symbols, then the communication succeeded. If not, then it leads to miscommunication. Okay, अगर ऐसा नहीं होता है तो miscommunication, otherwise communication, ठीक है। I hope it is clear to you. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप इस चीज को जो है इस डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है, इन थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल और मीडिया, के किसी भी पर्टिकुलर चैनल है या मीडिया होता है हमारे पास, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या होता है, जो सेंडर होता है या फिर उसको आप इनकोडर भी कह सकते हैं, वो मैसेज को भेजता है, ठीक है। फिर इनकोडिंग होता है मैसेज का, और फिर उसके बाद रिसीवर के पास जाता है, तो वो रिसीवर भी हो सकता है, डिकोडर भी हो सकता है। फिर वो मैसेज बाद में क्या होता है, फिर इनको डिकोडिंग होता है उस मैसेज का। पहले सेंडर ने भेजा, फिर वो प्रोसेस होकर रिसीवर तक गया, फिर रिसीवर द्वारा वो प्रोसेस हुआ, समझा गया, डिकोडिंग हुआ उसका। फिर उसके बाद जो है वो फीडबैक के रूप में सेंडर के पास वापस गया, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब अगर आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना हो तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपने माइंड में जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आइडिया है, क्या थीम है, राइट। उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो आपके पास इतने मतलब इतनी अच्छी क्लैरिटी, इतनी अच्छी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि आप अपने थॉट्स को, इमोशन को, फीलिंग को किसी सामने वाले पर्सन या ग्रुप के सामने अच्छे से क्लैरिटी के साथ उसको समझा सके। इतनी आपके पास जो प्रेजेंटेबल जो थॉट होता है वो आपके पास स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंट करने की स्किल होनी चाहिए, आपके थॉट्स इमोशन को आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। जब हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। उसके बाद हमें मीडियम ऐसा चूज करना चाहिए जिसके बाद जो जिससे क्या हो, जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के बीच में हो सके और दोनों को समझ में आ सके। हमें ऐसा मीडियम चूज करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि किसी को तेलुगु आती है तो आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और किसी को इंग्लिश आती है तो आप तेलुगु में बात कर रहे हैं, राइट। तो हमें ऐसा मीडियम को भी चूज करना चाहिए जो जो दोनों को सूट करता हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी होना चाहिए कि एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मैसेज। एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। आप अगर किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें पीछे से कोई नॉइस नहीं आना चाहिए, राइट। किसी किसी फोन पे बात कर रहे हैं तो आपके पास अगर पीछे से नॉइस आ रहा है तो वो जो एनवायरनमेंट होगा वो उस कम्युनिकेशन के लिए बैरियर का काम कर सकता है, उसमें बाधा डाल सकता है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि जो मैसेज है उसकी डिलीवरी अच्छे से हो सके, राइट। और उसके बाद पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स सच एज टोन, पिच, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद जेस्चर कैसा है आपका, आई कांटेक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखिए अगर आप किसी ग्रुप में मान लीजिए आप किसी भी ग्रुप में कोई सेशन ले रहे हैं, उसमें भाषण दे रहे हैं, तो आप कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत तेज बोल दे रहे हैं, कई बहुत धीरे बोल रहे हैं। इसमें आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन होने के लिए आपकी जो वॉइस है, सबसे पहला वो तो क्लियर होना चाहिए, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ जो आपकी पिच होती है वो भी बहुत
मतलब एक ही सीक्वेंस में चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो कभी आप इतने धीरे बोल रहे हैं कि सुनाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है? तो इसमें आपकी पिच भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टोन भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है? और आपका जेस्चर भी अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि आप सर खुजला रहे हैं, आप अपनी आँखें साफ कर रहे हैं बात करते हुए, तो मतलब आपका जेस्चर जो है, वो अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, वो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए सामने, सामने की ओर। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं और इधर-उधर देख रहे हैं, तो इससे कम्युनिकेशन जो है उसके लिए वो बैरियर बन सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसका हमें अपने माइंड में रखना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक बेसिकली क्या होता है? तो जब हम फीडबैक की बात करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब मैसेज को एन्कोड किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, तो बेसिकली जो सेंडर होता है, उसको रिसीवर द्वारा जब रिप्लाई दिया जाता है, तो वो चीज़ जो होती है बेसिकली वो फीडबैक होता है। अगर रिप्लाई पॉजिटिव आता है, तो मतलब है कि वो कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन में जो भी बात हो रही है, जो भी थॉट शेयर किया जा रहा है, वो रिसीवर को समझ में आ गया है, तो उसने फीडबैक दिया है, राइट? तो ये बेसिकली फीडबैक होता है। तो basically feedback is the final step of the process that ensures that receiver has received the message and interpreted it correctly as it was intended by the sender। मतलब फीडबैक का ये होता है कि इस फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि रिसीवर को जो मैसेज है वो मिल गया है और उसको अच्छे से समझ में भी आ गया है कि सेंडर जो है वो क्या कहना चाह रहा है या उसके कहने का क्या मतलब है। ओके, तो नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड विदाउट अ फीडबैक। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता तो जो भी कोई भी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, राइट? और ओनली व्हेन वी रिसीव अ फीडबैक वी नो वेदर व्हाटएवर वी इंटेंडेड हैज बीन कंप्रीहेंडेड बाय द लिसनर और नॉट। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता कि आप जो बताना चाह रहे हैं लोगों को वो समझ में आ रहा है कि नहीं। आप मान लीजिए कोई ग्रुप सेशन कर रहे हैं या कुछ भी माइक पे आप कुछ बोल रहे हैं, तो अगर आप बोले जा रहे हैं, लोगों का सामने से कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है, ठीक है? उनका कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा है, ना वो उबासियाँ ले रहे हैं बैठ के, योलिंग कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है, वो एक अनइफेक्टिव फीडबैक कम्युनिकेशन की बात हो जाती है, ठीक है? तो बेसिकली जब आप बात कर रहे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, पर वो अपना सर हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, उनको समझ में आ रहा है। मतलब और कोई योइंग कर रहा है, उबासियाँ ले रहा है, तो ये एग्ज़ाम्पल होता है बॉडी लैंग्वेज का, जिससे हमें जो फीडबैक जो है वो मिलता है। और अगर कोई नॉडिंग कर रहा है नॉडिंग कर रहा है, अपना हेड हिला रहा है, तो उससे पता चलता है हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। ठीक है? तो बेसिकली द नॉडिंग ऑफ द हेड एंड योइंग आर एग्जांपल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज थ्रू व्हिच वी गेट फीडबैक ऑफ हाउ इफेक्टिव वी आर कम्युनिकेशन आर आइडियाज ओरली। बेसिकली हम ओरली जब अपने आइडिया बता रहे हैं, तो ये 2 एग्जांपल्स है जो हमें बताते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, कितना लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है फीडबैक। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटन। तो जब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल भी आ सकता है और रिटन भी आ सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सम ऑफ दीज रीजंस आर। वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करने के रीजंस क्या हैं? अगर हम कुछ रीजंस की बात करें तो पहला ये होता है कि वी नीड नॉट बी लिटरेट टू स्पीक एज इट इंटेंडेड इन रिटन ह्यूमन बींग्स। वर्बल कम्युनिकेशन की बात जब हम करते हैं तो इसमें ओरल और रिटन दोनों आता है। तो जब हम ओरल की बात करते हैं तो इसमें ना हमें मतलब पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से जब हमारा जन्म होता है, तभी से हम लोग जो है अपनी सराउंडिंग से सीखना शुरू कर देते हैं। चाहे हमने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, हमें बोलना आता है। वी नो हाउ टू स्पीक, राइट? हम अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है? तो इस वजह से जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमें इसमें पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसी के साथ-साथ जब हम रिटन की बात करते हैं, तो जैसे कि रिटन में आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी आप लिख पाएँगे, राइट? तो इसी वजह से जैसे कि हम सब बॉर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये जो हमारा एलएडी डिवाइस होता है, ये हमारे पास बचपन से ही होता है, राइट?
विच डिस्पोजेज देम टू लर्न अ लैंग्वेज, जो हमें बताता है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं. व्हेन दे ग्रो अप इज अ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, वी स्पीक मोर देन वी राइट एज इट फास्टर. हम, आपने देखा भी होगा, हम बोलते ज्यादा हैं लिखते कम हैं. क्यों? क्योंकि ये फास्टर भी होता है, इजी भी होता है. और जैसा कि मैंने बताया, बोलते वक्त आपको पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, राइट. ये होते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन. तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेशन विच इज नाइदर ओरल नॉर रिटन, सच एज जेस्चर, ड्रेसिंग एटसेट्रा. ना ही वो रिटन होता है, ना ही वो ओरल होता है. जब नॉन वर्बल की बात करते हैं उसमें हमारा बेसिकली जेस्चर आ जाता है, ड्रेसिंग सेंस आ जाती है, हमारी हम कैसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कॉस्मेटिक्स थिंग्स, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं नॉन वर्बल में, ठीक है. as we can also communicate through our body language which is non verbal communication, क्योंकि आप सबको पता होगा हम लोग बिना बोले भी अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ कह जाते हैं. तो ये जो चीजें होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं. इट क्यूजेस आर kinesics is the study of body's physical movement for the purpose of communication. जब बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स को पढ़ा जाता है कम्युनिकेशन के पर्पज से, तो उसको बेसिकली हम काइनेसिस कहते हैं, ठीक है. और इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है पर्सनल अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस जो होता है हमारा, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आर फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स अ लॉट. कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लास्ट इंप्रेशन. तो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैटर्स अ लॉट. इट इंक्लूड्स क्लोथ्स, हेयर, कॉस्मेटिक्स, कुछ भी है ना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. और जब हम पोस्चर की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द वे वी होल्ड आवर सेल्फ व्हेन वी स्टैंड, वी सेट, व्हेन वी सिट, वॉक, टॉक और चूज नॉट टू टॉक. तो पर्सनल अपीयरेंस में यही सब आ जाता है, हाउ वी ग्रूम आवर सेल्फ, राइट. और पोस्चर में ये आ जाता है, हम बैठ रहे हैं तो कैसे बैठे हैं. ऐसा ना हो बिल्कुल मीटिंग में बैठे हैं और बिल्कुल झुक के बैठे हुए हैं. आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, राइट. और आप जब बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, लाइक आप बॉस के साथ बात कर रहे हैं और इनफॉर्मल में हे हाय ब्रो ऐसे कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है, राइट. तो ये हमारा बेसिकली पोस्चर होता है. और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल मतलब मीटिंग में बैठे हैं और सब चुप हैं और आप ऐसे चिल्लाए जा रहे हैं, तो मतलब अननेसेसरी आप बोले जा रहे हैं, तो ये हमारा पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और इसी में थर्ड हमारा आ जाता है जेस्चर. जेस्चर एक बेसिकली मूवमेंट होता है मेड बाय हेड्स, हैंड्स और फेस. बेसिकली जो हमारा जेस्चर होता है वो हमारे हेड्स के थ्रू, हैंड्स के थ्रू और फेस के द्वारा पता चलता है कि हमारा जब हम हेड को हिलाते हैं, नॉडिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें समझ में चीजें आ रही हैं, ठीक है. और जब हम बातें करते हुए अपने हैंड्स को हिलाते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कम्युनिकेशन को रिसीवर्स के लिए टू द इंटेंट ऑफ द मैसेज. तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बताता है कि कम्युनिकेशन में कैसे जो रिसीवर है उसको इंटेंड हो चुका है, मैसेज मैसेज कैसे समझ में आ चुका है. फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमारा, वो भी बहुत कुछ कहता है. और इसी के साथ साथ हमारा आई कांटेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप किसी भी कम्युनिकेशन में अगर आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको आई कांटेक्ट मस्ट आपको करना ही है, ठीक है. तो आई कांटेक्ट फ्रॉम ऑफन आवर आईज कम्युनिकेट बेटर देन द वर्ड्स वी अटर. कई बार क्या होता है, हमारी आई कांटेक्ट ही कई इतने अच्छा बिहेव कर जाती है, इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर जाती हैं, जितना कि हम अपने वर्ड्स वर्ड्स से भी नहीं कर पाते हैं, राइट. तो नेक्स्ट हमारा प्रोक्सेमिक्स. इसमें बेसिकली होता है स्पेस और लैक ऑफ इट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स ऑफ द मैसेज ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम. कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, शांत हो जाते हैं, उसके बावजूद क्या होता है, जो मतलब जो स्पेस होता है ना वो वाला, वो मतलब कुछ नहीं बोल रहे होते हैं उसमें, हम चुप होते हैं बिल्कुल, उसके बावजूद, बिना बोलने के बावजूद वहां पे ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में वो जो है वो मैसेज जो है वो स्पीक्स वॉल्यूम. वो मैसेज जो है बहुत ज़्यादा कुछ सिखा पाता है. जैसे कि जब हम किसी को हग करते हैं, तो हम कोई वर्ड नहीं बोल रहे होते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं. उसके बावजूद जो उस रिलेशनशिप की जो वार्मथ होती है, जितनी अच्छी वो रिलेशनशिप होती है, उसकी वार्मथ जो होती है उस रिलेशनशिप में, वो दोनों के द्वारा फेल्ट करी जा सकती है जब हम किसी को हग करते हैं, राइट. भले ही हमने उसमें एक वर्ड भी ना बोला हो, तो ठीक है. तो द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस इज कॉल्ड प्रोक्सेमिक्स. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इंटीमेट. इंटीमेट बेसिकली a handshake,
अ पैट ऑन द बैक और अ हग इज एग्जांपल्स ऑफ इंटीमेट। जब हम किसी को हैंडशेक करते हैं, हमने कुछ बोला तो नहीं, किसी के पीठ को थपथपाते हैं हम, तब भी हम कुछ बोलते नहीं, पर ये भी चीजें जो है बहुत कुछ कह जाती हैं, राइट। इससे भी हम बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। तो ये भी एक तरह से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल। द पर्सनल जोन इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर्स इन एन इंटरव्यू। अगर आप किसी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट, समझ लीजिए, तो उस इंटरव्यूअर और आपके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब आप वहां पे एक दूसरे को ही जान रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल जोन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में, तो उसी को हम बेसिकली पर्सनल कहते हैं। और जब हम पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक में जैसे कि हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट जब लोगों को एड्रेस करता है, तो वो जो जोन होता है, ये जो होते हैं, ये बेसिकली ना पब्लिक वाले क्या होते हैं, ये बेसिकली इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन। बेसिकली ये एक तरह से फॉर्मल होते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी बड़े से भीड़ को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, पर उनका और जो पब्लिक है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है वो सिक्योरिटी पर्पज से हो, पर वो डिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट। तो ये बेसिकली हमारा पब्लिक जोन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोमिक्स। तो क्रोनोमिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज अ क्रोनोमिक्स। व्हेन वी आर लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट पीपल रिएक्ट नेगेटिविटीली इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रोनोमिक्स। तो बेसिकली क्रोनोमिक्स क्या होता है? जब हम ना किसी टाइम को लेकर कम्युनिकेट करते हैं, मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट थी आपकी, आप उसमें थोड़ा सा लेट हो गए, तो लोग नेगेटिव करते हैं कि कैसा बंदा है, मतलब अपॉइंटमेंट लेके और लेट हो गया है। और कई बार ये भी होता है कि अपॉइंटमेंट ली है और जल्दी ही पहुंच गए, तो ये भी होता है कि आप मतलब इतनी जल्दी हो रही थी कि पहले ही आ गए, है ना। तो ये चीज जो है इसको हम कहते हैं क्रोनोमिक्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स। तो हैप्टिक में बेसिकली हैप्टिक जो है वो लैंग्वेज ऑफ टच है। टच करने की लैंग्वेज को हम कहते हैं हैप्टिक्स। लाइक स्लैपिंग, किसिंग और वेज ऑफ हैप्टिक्स। किसी को हम थप्पड़ मारते हैं, तो ये जो है ये एक जब हम किसी को टच करते हैं किसी भी चीज के थ्रू, तो ये वाली जो लैंग्वेज है इसको हम बेसिकली हैप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इट बेस्ड ऑन वॉल्यूम वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉजेस, वर्ड स्ट्रेस, इन्फ्लेक्शन, नॉन इन्फ्लेक्शन, लाइक जब हम सेंटेंस के बीच में करते हैं ना लाइक, तो ये नॉन इन्फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। हमारा पैरा लैंग्वेज में आ जाता है वॉल्यूम वेरिएशन। हमारा जो वॉल्यूम है उसका वेरिएशन कितना है, लंबा है, और स्पीड ऑफ स्पीकिंग, कैसे बोल रहे हैं आप, बहुत तेज इतनी तेज बोल रहे कि किसी को समझ में ना आ रहा हो, या इतने धीरे धीरे बोल रहे किसी को सुनाई भी ना दे रहा हो। और मतलब 1 घंटे की स्पीच को आप 2 घंटे में दे रहे हैं, आधे घंटे की स्पीच को आप 1 घंटा लेके जा रहे हैं, तो ये स्पीड जो है वो भी मैटर करती है। पॉजेज़, जहाँ पे पॉजेज़ है, वहाँ पे आप राइट पॉज़ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और कोई भी वर्ड है, उसको स्ट्रेच करना था थोड़ा, आपने स्ट्रेच ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैरा लैंग्वेज में आ जाती हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन लैंग्वेज। It refers to symbols which are commonly used within a particular communication group like road signals, maps, alarm, sirens. ये अगेन बेसिकली ये जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन में जब ग्रुप के बीच में एक साथ कम्युनिकेशन करना हो, तब हम बेसिकली सिंबल्स का यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइन लैंग्वेज। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे रेड लाइन लगी होती है, तो उससे क्या होता है, वो बोलता तो नहीं है कि अब रेड लाइट आ गई, येलो लाइट, वो एक तरह से सिंबल है, राइट। उस सिंबल को देख के आप सभी को पता चलता है कि हाँ रेड है तो हमें रुकना है, राइट, ग्रीन है तो चलिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली जो सिंबल्स होती हैं उसको हम बेसिकली साइन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, और ऑडियो विजुअल दोनों सिग्नल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारा साइन लैंग्वेज था। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेपाइन टाइप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेपाइन कह लीजिए, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो इसके ना बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट हम सिंगल स्ट्रैंड चेन की बात करते हैं। तो जब हम सिंगल स्ट्रैंड चेन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, वो चीज जो है वो आप नेक्स्ट पे भेजेंगे,
वो नेक्स्ट पर्सन ने किसी और को बताया, तो जो चीज़ जैसे पहले ए के पास गई, फिर उसने बी के पास पहुँचाया, बी ने सी को दिया, तो इसी तरह जो है आगे-आगे बढ़ते रहती है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कोई भी चांस नहीं होता वेरिफिकेशन का, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, उसके वेरिफिकेशन का कोई चांसेस नहीं होते, तो बेसिकली ये होता है हमारा सिंगल स्टैंड चेन। और जब हम गॉसिप चेन की बात करते हैं, तो वेयर पर्सन असेंड्स इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर्स इन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में एक पर्सन ने कोई बात मतलब इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जो है वो सेंड कर दी। तो वो बेसिकली गॉसिप हो गया, ठीक है? जैसे कि आप हमारी गली की आंटियों का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि गली में होते हैं ना, बैठ के गॉसिप्स चल रहे होते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? और probability chain where person assigns information randomly without specifically choosing a recipient of the message। इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी चेन में, मतलब किसी को सिलेक्ट नहीं किया रिसिपेंट कौन है, और मैसेज को बस ऐसे ही सेंड कर दिया है, इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको रैंडमली किसी को भी सेंड कर दिया, ठीक है? बेसिकली हम उसको प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं, नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी चेन। और जब हम क्लस्टर चेन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तो क्लस्टर चेन बेसिकली क्या होता है इसमें ना, किसी एक पर्सन ने किसी दो लोगों के पास मैसेज को भेजा, और वो मैसेज जो है वो ये दोनों ही जो है वो आपस में ही बात कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में किसी, ठीक है? और फिर इसने एक और को भेजा, तो वो किसी और को भेजेगा, फिर दो लोग जो फिर आपस में बात कर रहे होंगे, तो ये बेसिकली हमारा क्लस्टर चेन होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। सबसे पहला कम्युनिकेशन आप यही बता सकते हैं, नॉइस। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फोन कॉल पे, तो आपका सराउंडिंग जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट है जो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब बेसिकली बैरियर का मतलब क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करने में फेल हो जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सक्सीड नहीं होता है, जब वो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, तो वो बेसिकली हमारा बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो व्हेन वी फेल टू कम्युनिकेट द डिजायर इंफॉर्मेशन इमोशन etc. The noise and environment is a barrier to communication। नॉइस जो आ रहा है बैरियर बन जाते हैं, environment हमारा नॉइस जो है ये हमारे बैरियर बन जाते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है? और इट मे ऑल्सो हैपन देन, जब दो लोग मान लीजिए कोई दो लोग हैं और वो एक्सीडेंटली मिलते हैं, पर उनको बात करना है एक दूसरे से, पर उन दोनों को कोई एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज नहीं आती, किसी को इसको तेलुगु आती है और इसको इंग्लिश आती है, कि इन दोनों में से किसी भी को भी एक कॉमन लैंग्वेज दोनों को नहीं आती जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से। तो ये वाली कई बार ऐसी चीजें जो है ये भी एक बैरियर का काम करती है, तो ठीक है बेसिकली हमारे पास दो बैरियर्स होते हैं, चैनल नॉइस, सेमेंटिक नॉइस, ठीक है? और जब अगर मान लीजिए आपको इन बैरियर्स को हटाना हो, मतलब इन बैरियर्स से बचना हो, तो ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी ओवरकम करने के लिए अपनानी चाहिए? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम है क्या? फिर किसकी वजह से बैरियर बन रहा है? फिर बैरियर को ढूँढिए, बैरियर क्या है? और फिर उसके बाद उसके अल्टरनेटिव पे वर्क करिए कि इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है? जैसे नॉइज़ आ रहा है, तो आप उस कमरे को या उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाइए, ठीक है? और फिर सॉल्यूशन ऑप्ट फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। फिर उसके अल्टरनेटिव पर ध्यान दीजिए और फिर बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर ऑप्ट कीजिए, और फिर इसी की तरह अपने जो आपका कम्युनिकेशन का बैरियर है उसको आप हटा हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर द 7 सीएस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 सीएस क्या है? तो बेसिकली देयर आर 7 सीएसएस, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस, कॉन्शियसनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंसिडरेटनेस, courtesy एंड करेक्टनेस करेक्टनेस। तो बेसिकली जब हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो, तो कंप्लीटनेस में बेसिकली क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन जब हो रही है या कोई भी मैसेज सेंड किया गया है, वो जो है वो मस्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसको कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप बीच में ही आधे में ही कम्युनिकेशन को छोड़ दें, तो वो जो है वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है, ठीक है? तो कंप्लीटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस रेफर टू द फैक्ट दैट while communicating one should try to make a message as short as possible to make effective। कॉन्सियसनेस में बेसिकली आप ऐसा ना हो कि किसी भी बात को बहुत लंबा चौड़ा बता रहे हो, आप अपने आप से ट्राई करें कि उस मैसेज को आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके बताएं, ठीक है? तो कॉन्शियसनेस ये होता है हमारा। कंसिडरेशन में क्या होता है, बेसिकली implies that the sender of message steps into the shoes of
ऑडियंस मतलब जो भी मैसेज भेजा है वो डायरेक्ट जो सेंडर जो रिसीवर है उसको बिल्कुल करेक्ट समझ में आए, ये चीज होनी चाहिए। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने मैसेज को डायरेक्ट जहां पहुंचाना है बिल्कुल वहां पहुंचा सके, ठीक है। कंसिडरेशन और क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स में, आपके आइडियाज में। आपकी जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो भी ना बिल्कुल मतलब उसमें कोई मतलब लाइक ये वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन राइट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इजीली अंडरस्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लैरिटी हो जाता है। और कंसर्टेसनेस में इसमें क्या होता है, कंसर्टेस में इसमें कम्युनिकेशन बेसिकली इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फिजी एंड जनरल। कई बार ये होता है ना कि हम अटक से जाते हैं, थोड़ा नर्वस होके बोल रहे हैं, फिजी से हो जाते हैं, तो ये मतलब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वन शुड बी स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ कोडिंग फिगर्स एंड फैक्ट एज इट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड ट्रस्टवर्दी। जब हम कम्युनिकेशन में जब फैक्ट्स को दिखाते हैं, फिगर्स को दिखाते हैं, तो इससे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव है और इसे इफेक्टिव और ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसा कम्युनिकेशन बताता है। तो हमें फिगर्स का और फिगर्स का हमें कोट्स का जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है। कॉटेसी कॉटेसी में क्या होता है बेसिकली हमारे पास ना, जैसे कि हमें पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, इंथुसियास्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आप बोल नहीं रहे हैं, और बोल रहे हैं तो इतने गुस्से से बोल रहे हैं, मतलब आपकी पोलाइट भी होना चाहिए, अच्छे से विनम्र होने चाहिए आप। तो ये हमारा कॉर्टेसी हो जाता है, ठीक है। और करेक्टनेस इसमें क्या होता है बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होना चाहिए, और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिगर्स जो है हमारी फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन बिल्ड्स अप ट्रस्ट। तो कम्युनिकेशन में जब करेक्टनेस होती है तो इससे क्या होता है ना, करेक्टनेस की वजह से कम्युनिकेशन में ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो भी सेंडर है और जो भी रिसीवर है उसके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है जब हमारे पास करेक्टनेस का ऑप्शन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो ये 7 CS थे जिसके तौर पे हम कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो में प्लीज कुछ भी समझ में ना आया हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।